हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टॉर्क एजुकेशन। और आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लेक्चर 3 में बात करेंगे कि हाँ, किसी भी जीपी में अगर हमें तीन नंबर इवन नंबर ऑफ टर्म या और नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं तो कौन से नंबर को हम सपोज करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन टर्म क्या होते हैं जीपी में। जैसे मैंने एपी में बात किया था कि अर्थमेटिक मीन टर्म, क्या बात किया था बच्चों, अर्थमेटिक मीन टर्म बात किया था। ऐसे जीपी में भी बात आएगी कि ज्योमेट्रिक मीन टर्म क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि हाँ, इवन और ऑड नंबर ऑफ टर्म क्या सपोज करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बात करते हैं, हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ टर्म इन जीपी। अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म सपोज करने हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म और इवन नंबर ऑफ टर्म, तो कौन कौन से नंबर सपोज करते हैं ध्यान रखना। जैसे हमें अगर तीन नंबर सपोज करने, कितने नंबर सपोज करने, थ्री नंबर सपोज करने, तो नंबर सपोज करेंगे ए आर, ए बाई आर, ए आर, ए बाई आर, ये नंबर सपोज करते हैं। और अगर हमें चार नंबर सपोज करने हैं तो ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब, ए अपान आर क्यूब। समझ में आ गया कैसे नंबर सपोज करने हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल में एक ही टर्म आएगा, मिडिल में टर्म क्या लेते हैं ए, मिडिल में टर्म क्या लेते हैं ए, और उसका कॉमन रेशियो क्या होगा इसका, सी आर क्या होगा, आर। इसके लिए कॉमन रेशियो आर होगा। तो अगर मिडिल टर्म ए है तो एक टर्म आगे जाने पे ए आर और पीछे जाने पे आर से डिवाइड कर देंगे। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल में दो टर्म आते हैं। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म किसी भी जीपी में होंगे तो मिडिल में कितने टर्म आएंगे बच्चों, दो टर्म आएंगे। तो दो टर्म क्या लिखा हूं मैं, ए अपान आर और ए आर। अगर इससे इसका सी आर निकालेंगे कॉमन रेशियो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर। सी आर क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो कितने टर्म माने थे, चार। तो एक टर्म आगे क्या आएगा, ए आर में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यूब, और ए आर में ए बाई आर में आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए अपान आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे मैंने बताया कि हाँ, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म माने तो कॉमन रेशियो क्या होता है, आर होता है, और मिडिल वाला टर्म क्या होता है, ए होता है। तो अगर हमें फाइव नंबर माने तो ए, एक टर्म हो गया। इसके आगे दो टर्म लिखेंगे ए आर स्क्वायर, और बैक साइड में भी पीछे से भी दो टर्म लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, पांच नंबर ऑफ टर्म ये मानने हुए। ऐसे ही अगर हमें इवन नंबर में सिक्स टर्म माने हो तो मिडिल टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म में होगा ए अपान आर, ए आर, फिर दो टर्म और चाहिए आगे, ए आर क्यूब, ए आर की पावर फाइव, ए अपान आर क्यूब, ए अपान आर की पावर फाइव। अब क्वेश्चन ही आता है, सर ये नंबर क्यों मान दें, क्योंकि हमें तो एक जीपी बता दिया गया था कि हाँ जीपी ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। उससे हम क्यों नहीं टर्म लेते हैं, या ए वन ए टू ए थ्री ऐसे टर्म क्यों नहीं लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया रहता है कि हाँ, क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, क्या दिया रहता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर, मतलब तीन नंबर का प्रोडक्ट दिया होता है जीपी के। तो अब देखना क्या गिवन होगा, ये नंबर कब मानेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इवन और प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज गिवन, जब ये नंबर कब सपोज करते हैं, इवन है ऑड, जब उनका प्रोडक्ट क्या हो, गिवन हो, मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन गिवन हो, तो ये नंबर सपोज कर लेते हैं। आप सपोज करने का फायदा क्या होता है, देखना जैसे अगर बताया गया तीन नंबर जीपी में और उनका प्रोडक्ट इतना है, तो जैसे ही अगर ये नंबर सपोज करेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कैंसिल हो जाता है और ए की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट आ जाती है। जैसे एपी में हम मानते थे, एपी में उनका समेशन दिया होता था, क्या दिया होता था कि तीन नंबर या चार नंबर का समेशन दिया होता था। तो वहां पे भी हम नंबर ऐसे मानते थे कि उनको सम करने पर डायरेक्ट फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाती थी। यहाँ पे भी वही ऐसा ही कुछ है कि हाँ, अगर ये नंबर सपोज कर दो, तुम्हें अभी दिखेगा क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ तुरंत ही ए की वैल्यू आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसका की पॉइंट है कि हाँ, कब ये नंबर सपोज करेंगे कि जब उनका प्रोडक्ट गिवन होगा, कोई डाउट नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन में कि हाँ कैसे होगा। क्वेश्चन ने दे रखा है फाइंड थ्री नंबर इन जीपी, क्या दे रखा है, तीन नंबर की बात कर रहा है कि तीन नंबर जो ऑड नंबर ऑफ टर्म है whose sum is 38, सम दे रखा है। तो वो तो की पॉइंट नहीं है, की पॉइंट क्या था कि प्रोडक्ट गिवन हो, क्या गिवन हो बेटा, प्रोडक्ट गिवन हो। तो बात करते हैं, सम से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या दे रखा है, इसके साथ साथ दे रखा है क्या, प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट दे रखा है, तो नो डाउट जो नंबर तुम सपोज करोगे, तीन नंबर सपोज करना है, नंबर क्या सपोज करोगे, अभी बताया था ए आर, ए बाई आर। अगर ये नंबर सपोज कर लिए, सबसे पहले प्रोडक्ट लगा दो, इनका मल्टीप्लीकेशन ए बाई आर इंटू ए आर कितना दे रखा है, 1728। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 1728, और यहां से ए की वैल्यू आती है 12, ए की वैल्यू क्या आती है 12। मैंने जैसे बताया था कि अगर ये नंबर सपोज कर दो तीन नंबर, तो तुम्हें डायरेक्ट ए की वैल्यू मिल जाएगी अगर उनका मल्टीप्लीकेशन गिवन है
और इसके साथ क्या गिवन है, क्योंकि हमें आर भी निकालना, गिवन है सम, सम क्या होगा ए बाई आर ए आर इक्वल टू 38। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका समीशन गिवन है। ए की वैल्यू कितना है 12, पहले ए की वैल्यू 12 है, पहले ए कॉमन ले लिया, 1 बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 38। ए की वैल्यू 12 पुट कर दिया, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर इक्वल टू 38। 2 6 जो 12 19। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर प्लस 6 इक्वल टू 19 आर। 6 आर स्क्वायर प्लस 19 आर इधर आएगा तो माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया है आर स्क्वायर, आर में क्वाड्रेटिक, क्या आ गया आर में क्वाड्रेटिक, तो आर की वैल्यू सॉल्व होगी तो देखते हैं फैक्टराइजेशन हो जाएगा, माइनस 9 आर 6 3 36 माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से 3 आर कॉमन होगा तो 2 आर माइनस 3, माइनस 2 कॉमन होगा तो 2 आर माइनस 3। एक ब्रैकेट में 2 आर माइनस 3, सेकेंड ब्रैकेट में 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बात करते हैं कि हाँ या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा तो 2 आर माइनस 3 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 3 बाई 2, और अगर 3 आर माइनस 2 इक्वल टू 0 हुआ तो आर इक्वल टू 2 बाई 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर इक्वल टू 3 बाई 2, आर इक्वल टू 2 बाई 3, और ए की वैल्यू क्या मिला है, ए इक्वल टू 12। तो जो नंबर होंगे, जो तुमने नंबर की बात किया था, नंबर क्या माना था ए बाई आर, अगर मैं फर्स्ट केस ले लूं केस 1 कि आर इक्वल टू मैंने क्या निकाला 3 बाई 2, तो नंबर होगा ए बाई आर, ए की वैल्यू 12 अपान आर की वैल्यू 3 बाई 2 कॉमा 8 12 कॉमा ए आर 12 इंटू 3 बाई 2। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 कॉमा 12 कॉमा 18। कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर क्या आ गए 8 12 और 18। और अगर केस सेकंड की बात करें, क्योंकि हमें दो आंसर आर की वैल्यू मिली है, आर की वैल्यू क्या है 2 बाई 3, आर की वैल्यू क्या है 2 बाई 3, तो इस केस में देखते हैं नंबर क्या आएंगे, नंबर तो वही ए बाई आर है, तो ए की वैल्यू 12 अपान आर की वैल्यू 2 अपान 3 कॉमा ए की वैल्यू 12 और ए आर की वैल्यू 12 इंटू 2 अपान 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बार नंबर आ जाएंगे 18 12 और 8। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर उसने नंबर की बात किया था, सीक्वेंस की तो बात नहीं की, तो नंबर तुम्हारे जो फाइनली आंसर आएंगे वो कौन से नंबर है, नंबर होगा 8 12 और 18। नंबर क्या आ गया 8 12 और 18। तो देखना ध्यान से बच्चों, मैंने किया क्या है, क्वेश्चन वाले ने दे रखा था कि हाँ, क्वेश्चन ने दे रखा था कि हाँ उन 3 नंबर का सम, 3 जीपी में 3 नंबर का सम दे रखा है। ये अपना की पॉइंट नहीं था कि हम नंबर क्या सपोज कर, की पॉइंट क्या था कि उनका प्रोडक्ट गिवन था, क्या था मल्टीप्लीकेशन गिवन था। तो मैंने नंबर क्या सपोज के लिए, ये नंबर सपोज के लिए, और तुरंत ही उनका मल्टीप्लीकेशन 1728 के इक्वल किया, और ए की वैल्यू तुम्हें मिल गई, और ए की वैल्यू मिल गई, तो दूसरा अननोन क्या है आर। आर कहां से मिलेगा, जो सम दिया था उससे मैंने ये इक्वेशन बनाया और इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक तुम लोग पढ़ चुके हो कि हाँ कैसे निकाला जाता है, और 10 में भी है कि हाँ क्वाड्रेटिक निकालने का तरीका, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर की 2 वैल्यू आती है तो हम लोग दोनों वैल्यू पे नंबर निकालेंगे, और नंबर निकालने में पता चला कि एक बार 8 12 18 आया, दूसरी बार 18 12 8 आया। उसने सीक्वेंस की बात नहीं की, तो उसने कहा था नंबर क्या होंगे, तो नंबर 8 12 और 18 होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें शायद ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि हाँ जो मैंने वो बताया कि सिलेक्शन ऑफ नंबर यही क्यों लेते हैं, उसको मैंने यूज भी किया कि हाँ देखा कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया है देखना तुम्हें लोग, क्या दिया है फाइंड 3 नंबर ऑफ जीपी। 3 नंबर की बात करिए, कितने नंबर की 3 नंबर की बात किया है इस बार भी, जिनका प्रोडक्ट गिवन है। क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत चमक जाएगा कि हाँ कुछ ऐसा पड़ा था कि अगर उनका प्रोडक्ट गिवन है तो नंबर क्या सपोज करते हैं ए बाई आर, ए और ए बाई ए आर। तो कुछ बिना सोचे पहले नंबर सपोज कर लो, नंबर क्या सपोज करोगे ए बाई आर, ए और ए आर, ये तुमने तुरंत सपोज कर लिया। जैसे ही प्रोडक्ट मिला वैसे नंबर सपोज कर लिया, और उनका प्रोडक्ट गिवन था तो मल्टीप्लाई कर दो ए इंटू ए आर इक्वल टू 729। यहां से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 729, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, ए इक्वल टू 9 आ गया। अब बात करते हैं कि हाँ नंबर निकालना है तो आर की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। आर की वैल्यू देखते हैं कैसे निकलेगा, और कुछ दे रखा है क्वेश्चन वाले ने दे रखा है द सम ऑफ दियर प्रोडक्ट इन पेयर। इसका क्या मतलब हुआ,
सम ऑफ दियर प्रोडक्ट इन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, मतलब दो दो को लेके मल्टीप्लाई करो, उनका सम करो, मतलब एक बार फर्स्ट और इस टर्म को लेके मल्टीप्लाई करो a बाई आर इंटू ए, प्लस सेकेंड और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो, फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो और इनका सम करो, दो दो को पेयर, पेयर मतलब दो दो को उठाओ और उनको मल्टीप्लाई करो और इनका सम क्या बताया है 899। शायद ये बात तुमको समझ में आएगी, क्वेश्चन वाले ने जो बोला था मैंने वैसे ही लिख दिया है। फिर बात करते हैं, ए की वैल्यू 9 आ गई है, यहां से ए स्क्वायर कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, ए स्क्वायर बचेगा 1 बाई आर प्लस आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 इक्वल टू 809। ए स्क्वायर की वैल्यू 9 स्क्वायर और यहां से सॉल्व होगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपान आर इक्वल टू 809। ये कैंसिल आउट करते हैं, 9 1 जा 91, क्या आ गया 9 9 इंटू 9, 9 से कैंसिल आउट हो गया, 9 से कैंसिल आउट होके क्या बना 9 9 जा 81। अब बात करते हैं कि 9r स्क्वायर प्लस 9r प्लस 9 इक्वल टू 91r प्लस 91r, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9r स्क्वायर ये इधर आएगा तो 91 माइनस 9 करेंगे तो 91 माइनस 9 82r प्लस 9, ये आ गया। अब इसके फैक्टर सोचते क्या होगा, फैक्टर तुरंत आ जाएगा 9 माइनस 81r माइनस r प्लस 9, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस वही फिर वही क्वेश्चन बन गया, r में क्या बन गया क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं फैक्टर मेथड से। यहां से कॉमन लेंगे 9r तो बचेगा r माइनस 9 और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो r माइनस 9, एक ब्रैकेट में r माइनस 9 दूसरे में 9r माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये ब्रैकेट जीरो होगा तो r माइनस 9 इक्वल टू 0, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, और अगर 9r माइनस 1 इक्वल टू 0 तो r की वैल्यू 1 अपान 9, कोई दिक्कत नहीं, r की वैल्यू 1 अपान 9 है, r की वैल्यू 1 और 9 आ गई। तो जो नंबर होगा, नंबर में केस 1 की बात करेंगे कि r की वैल्यू क्या ले लिया 9, r की वैल्यू अगर 9 ले लिया तो नंबर था a अपान r, 9 अपान 9, a मीन्स 9, a r की वैल्यू 9 इंटू 9 तो नंबर आ गया 1 9 और 89। और अगर मैंने केस सेकंड की बात किया, फिर वही केस सेकंड, r की वैल्यू 1 अपान 9 तो नंबर आ जाएगा 9 अपान 1 अपान 9 कॉमा a की वैल्यू 9 और 9 इंटू r मीन्स 1 अपान 9, नंबर आएगा इस बार भी 81 9 और 1। तो फाइनली जो आंसर आएगा, उसने नंबर की बात किया था, नंबर क्या आएगा, कोई भी एक नंबर बता देंगे 1981। कौन से नंबर आ रहे हैं 1981, जिसके लिए जो भी क्वेश्चन दिया था वो कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि जैसे नंबर मैंने बताया कि अगर वैसे नंबर सिलेक्ट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होने प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक सिस्टम है, सिस्टम बनते हुए चला जाएगा और वो सॉल्व होकर फाइनली आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। दे रखा है, ये कोई जनरल क्वेश्चन है कि द सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी 381, क्या दे रखा है 381, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये तो क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि यहाँ सम ऑफ जीपी का क्वेश्चन है, तो जीपी क्या है तुम्हारा 3 6 12 एंड सो ऑन, इसमें n टर्म है और इनका सम क्या दे रखा है 381। तो बात करते हैं सम निकालने का तरीका, a की वैल्यू 3 और r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपान 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। और SN का फार्मूला क्या है, SN का फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1, और ये n टर्म का सम दे रखा है 381, क्या दे रखा है क्वेश्चन वाले ने 381, तुम्हें n की वैल्यू बतानी है, r की वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू a की वैल्यू 3 2 की पावर n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 इक्वल टू 381, 2 माइनस 1 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 जा 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 127, 2 की पावर n इक्वल टू 128, 2 की पावर n इक्वल टू 128, ये हो जाएगा। कॉफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो कॉफिशिएंट 2 की पावर 5 इक्वल टू 32, 2 की पावर 7, n की वैल्यू आ जाएगी 7, मतलब कि हाँ 7 टर्म का सम क्या आएगा 381, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7। या इसके बाद से क्या करना होता है कि हाँ इसका बेस क्या है 2 की पावर n, बेस क्या है 2 की पावर n, तो इसको हम उसी बेस में, इस नंबर को उसी बेस में लिख के कॉफिशिएंट पावर कंपेयर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं पावर कंपेयर, और हमें n की वैल्यू क्या मिल जाती है 7। तो शायद इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, दिया है फाइंड द सम ऑफ सीरीज, सीरीज की बात किया है लेकिन सीरीज का नाम नहीं बताया। हाँ क्वेश्चन तुम्हें कभी ये नहीं बताएगा कि वो जीपी है एपी है, हमें देख के ये पता करना होगा
कि वो जीपी है एपी, क्योंकि पहले ही लेक्चर में ये बताया जाता है कि कौन सी सीक्वेंस एपी है या कौन सी सीक्वेंस जीपी है। तो सबसे पहले अगर देखने जाएंगे तो 1/3, 1/5 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/5 की पावर 4, ये जैसे लिखा है वैसे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा जीपी है कौन सा एपी है क्या है पता नहीं, लेकिन इसको इसी का सम निकालना है तो इसका सम को बोल दिया है एस, इसके सम को बोल दिया है एस। और तुम्हें कुछ समझ में आ रहा हो कि लास्ट में कुछ लिखा है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इनफाइनाइट, नंबर ऑफ टर्म की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब जितने भी टर्म है सभी टर्म को जोड़ लो ऐसे। तो इसमें थोड़ा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ जैसे 1/3, 1/3 क्यूब, 1/3 की पावर 5, इनको एक साथ ले लो, 1/3, 1/3 क्यूब प्लस 1/3 रेस्ट पावर 5 एंड सो ऑन, प्लस 1/5 स्क्वायर, 1/5 4 प्लस 1/5 की पावर 6 एंड सो ऑन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर इस सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ टर्म है इनफाइनाइट, तो क्या ये 3 वाले टर्म जो है वो कितने होंगे इनफाइनाइट बाई 2? नहीं, ऐसा नहीं होता है इनफाइनाइट बाई 2 कि हाँ आधे टर्म हो जाएंगे तो इनफाइनाइट बाई 2, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, उस काउंटेबल नहीं है। तो इस 3 वाले टर्म में भी कितने टर्म होंगे इनफाइनाइट, कितने टर्म होंगे, और इसमें भी कितने टर्म होंगे इनफाइनाइट, क्योंकि वो हमें नहीं पता है। अब बात करते हैं इसका सम निकालते हैं, इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले इसमें से 1/3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 1/3, 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 रेज़ टू पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, और यहाँ से 1/5 स्क्वायर कॉमन होगा, 1 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/5 की पावर 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुमको समझ में आएगा। इनफाइनाइट जीपी का सम है जिसका सम होता है a/1 माइनस आर। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या आ गया 1/3 स्क्वायर, तो फार्मूला लगा देंगे 1/3 इंटू ए की वैल्यू 1/1 माइनस 3 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस यहाँ पे भी वही समेशन आएगा इनफाइनाइट जीपी का सम 1/1 माइनस 1/5 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने जाएंगे तो 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, ये हो जाएगा 3/8 प्लस 25, 25 माइनस 1/24, इसका एलसीएम लेकर 24, 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 10/24 इक्वल टू 5/12। फाइनल आंसर क्या आ गया 5/12। तो मैंने कुछ किया नहीं, इसी सीक्वेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके और इनफाइनाइट जीपी का सम लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ मैंने अभी तक बात किया सिलेक्शन ऑफ नंबर के बारे में, अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि इस लेक्चर में और बातें करेंगे ज्योमेट्रिक मीन टर्म, किसके बारे में बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन टर्म। अब ये ज्योमेट्रिक मीन टर्म होते क्या है, मैं तुमको याद दिला दूं कि हाँ अर्थमेटिक मीन टर्म क्या होते थे, ऐसे टर्म जिनको 2 नंबर, ऐसे टर्म जिनको 2 नंबर के बीच में पुट करने पे वो जो सीक्वेंस बन रही है कि हाँ अगर हम ए और बी के बीच में 6 नंबर पुट कर दें और वो सीक्वेंस एपी बना ले, क्या बना ले एपी, तो बात करते थे वो 6 टर्म क्या कहलाते थे अर्थमेटिक मीन टर्म। क्या कहलाते थे बेटा अर्थमेटिक मीन टर्म। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन टर्म क्या कहलाएंगे कि हाँ इफ बी पुट n number between a and b, if we put n number between a and b and they will form gp, क्या फॉर्म करे बेटा वो जीपी फॉर्म करे, तो उस नंबर को क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन टर्म। क्या बोलेंगे उन सारे नंबर को क्या बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन टर्म। तो तुम्हें एक बात याद आएगी कि जैसे एपी में एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन टर्म होते थे, वैसे यहाँ पे भी एक से ज्यादा 3 4 5 जितने भी वो बोलेगा कितने ज्योमेट्रिक मीन टर्म निकालने उतने ज्योमेट्रिक मीन टर्म होंगे। बस कंडीशन क्या होगी कि हाँ अगर उन नंबर को उन दोनों ए और बी के बीच में पुट कर दिया मतलब रख दिया जाए तो वो सीक्वेंस जो बने वो सीक्वेंस क्या बननी चाहिए जीपी बननी चाहिए। तो बात करते हैं कि हाँ अगर मैं ए और बी, ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट करेंगे G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn। अगर मैंने ज्योमेट्रिक मीन टर्म G1, G2, G3, Gn एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म ए और बी 2 नंबर के बीच में पुट कर दिया और ये क्या बना ले जीपी, अगर ये जीपी बना ले तो इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन टर्म। अब हमें ज्योमेट्रिक मीन टर्म निकालना है, तो निकालने के लिए वही एपी में जैसे बताते हैं कि हाँ सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, पहले मेरे को तो कितने ज्योमेट्रिक मीन टर्म पुट किए हो एन टर्म, कितने पुट किए हो एन नंबर पुट किए हो, और ए और बी 2 नंबर और, तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म कितने हुए बेटा n +1 +1 कितने n+2, n+2 टर्म है। और फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म ए ही है, ये कौन सा टर्म है ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, और ये कौन सा टर्म होगा अगर नंबर ऑफ टर्म n+2 है, कितने हैं n+2, तो Tn+2 है, ये कौन सा टर्म है
Tn+2। तो फर्स्ट टर्म तुम्हें पता होगा a और r की वैल्यू निकालना है। Tn+2 इक्वल टू b, Tn+2 इक्वल टू b। और बात करते हैं इसका कॉमन रेशियो कुछ होगा, r सपोज कर लेते हैं कॉमन रेशियो, तो Tn+2 का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n+1 इक्वल टू b, a r की पावर n+1 इक्वल टू b अपान a, r इक्वल टू b अपान a की पावर 1 अपान n+1। आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी b अपान a की पावर n+1। तो हम बात करते हैं g1, बात करते हैं g1 का। g1 क्या है? सेकेंड टर्म ऑफ gp है। जैसे a1 क्या होता था? सेकेंड टर्म ऑफ ap, और g1 क्या होगा? सेकेंड टर्म ऑफ gp। लेकिन ये फर्स्ट अर्थमेट ज्योमेट्रिक मीन टर्म, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन टर्म क्या होता है? सेकेंड टर्म ऑफ gp, और सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन टर्म क्या होता है? थर्ड टर्म ऑफ ap। इस gp, इस बात का याद रखना, g1 होगा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है? a इंटू आर, और r की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे a इंटू b अपान a की पावर n+1। तो हमें g1 मिल जाएगा। ऐसे g2 क्या होता है? ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर मीन्स b अपान a की पावर 2 अपान n+1। सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा? gn, gn मीन्स nth ज्योमेट्रिक मीन टर्म, nth ज्योमेट्रिक मीन टर्म। ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? n+1th, n+1 gn इक्वल टू ar की पावर n-1 a इंटू b अपान a की पावर n अपान n+1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, g1 g2 g3 ये नंबर मिल जाएंगे। अब अगर ये नंबर मिल गए हैं तो ये नंबर मिल गए तो एक और बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन टर्म, ज्योमेट्रिक मीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। एक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन टर्म मिल गए हैं, अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। सबसे पहले एक बात करते हैं कि इफ a1 a2 a3 and so on an are in gp, are in gp क्या है? ध्यान से सुनते रहना, a1 a2 a3 an-1 are in gp, आर इन जीपी है। तो क्या बात होता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन a1 इंटू an, a2 इंटू an-1 इक्वल टू a3 इंटू an-2, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। जैसे एपी में कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट और स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस टर्म का सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब एपी में क्या था? सम होता है। और यही बात जीपी में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मतलब स्टार्टिंग से और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस टर्म को उठाओ और उनको मल्टीप्लाई कर दो तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो हमेशा कांस्टेंट है। तो मैंने फर्स्ट, स्टार्टिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट एन ले लिया, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड ये ले लिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेटा, ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम आएगी। अभी तुम्हें निकालना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म। क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म। इसके लिए ये प्रॉपर्टी याद इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन टर्म निकालना है तो बात करते हैं कि हाँ ज्योमेट्रिक मीन टर्म किसके बीच में डालेंगे? ए g1 g2 एंड सो ऑन gn एंड b। ये क्या बना रहे हैं? जीपी। तो हमें निकालना क्या है? g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn। तो इसको पहले ये तो बताओ कि ये प्रॉपर्टी यूज करके क्या लिखोगे? g1 और gn, g1 और gn इक्वल टू ए बी। ऐसे g2 इंटू gn-1 इक्वल टू ए बी। ये सब ऐसे लिखते चले जाओगे कि g1 g2 स्टार्टिंग से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, g1 और gn इक्वल टू फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे स्टार्टिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म की वैल्यू ए बी। ये तो अभी अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि हाँ इक्विडिस्टेंस टर्म को अगर उठाते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट वैल्यू फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात करते हैं किसकी वैल्यू निकालनी है। हमें निकालना था g1 g2 g3 एंड सो ऑन gn-1 इंटू gn, ये तो निकालना था। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे g1 और gn का, फिर g2 और gn-1 का, फिर g3 एंड gn-2 का एंड सो ऑन। कितने पेयर बनेंगे यही बात करना है। कितने पेयर बनेंगे? कितने टर्म है? एन टर्म है। एन टर्म में से कितने कितने का पेयर बना रहे हो? दो दो का पेयर बना रहे हो। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? n/2 पेयर। कितने पेयर? n/2 पेयर। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब n/2 ब्रैकेट बनेंगे और n/2 ब्रैकेट g1 और gn की वैल्यू ए बी, ये भी ए बी और ये भी ए बी। कितने हैं? ये n/2 है। कितने हैं? n/2 हैं।
तो सिमिलर नंबर ए बी को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, कितनी बार मल्टीप्लाई करो, n/2 टाइम्स। तो अगर n/2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए बी की पावर n/2, ए बी की पावर n/2। और बात करते हैं कि इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी की पावर n, रूट ऑफ ए बी की पावर n। और रूट ऑफ ए बी क्या है, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुमको बता दूं रूट ऑफ ए बी क्या है। अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, अगर मैं बात करूं वो जी है तो ए जी और बी ये क्या बनाएंगे, आर इन जी पी। अगर ये जी पी में होंगे तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी और जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ए बी। तो रूट ए बी है क्या, रूट ए बी क्या है, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन, ए बी का ज्योमेट्रिक मीन। अगर बोला गया ए बी का ज्योमेट्रिक मतलब एक ही ज्योमेट्रिक मीन होगा, वो क्या होगा, जी इक्वल टू रूट ए बी। तो रूट ए बी क्या है, जी, जी की पावर एन, क्या आ गया, ये क्या है, जी1 जी2 जी3 एंड सो ऑन जीएन। ये क्या आ गया कि अगर दो नंबर ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन का मल्टीप्लिकेशन निकालना, मतलब उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो किसके इक्वल होता है। हम यहाँ पे जी1 जी2 जी3 की वैल्यू नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, उन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जी इक्वल टू रूट ए बी की पावर एन कर देंगे। क्या कर देंगे, उन नंबर के ज्योमेट्रिक मीन की पावर एन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे आया ये भी मैंने बता दिया है कि ये हो गया है। और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या होता है, जी इक्वल टू रूट ए बी। तो मैंने जी भी एक्सप्लेन कर दिया, जी क्या होता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, जी की पावर एन। कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि हाँ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, जैसे एपी में था ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी भी नोट कर लेना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जीपी की। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड 6 ज्योमेट्रिक मीन। कितने निकालने हैं, ज्योमेट्रिक मीन कितने निकालने हैं, 6 ज्योमेट्रिक मीन। जैसे n ज्योमेट्रिक मीन वैसे 6 ज्योमेट्रिक मीन किस किस के बीच में, a की वैल्यू क्या है 27 और b की वैल्यू 1/81। तो बात करते हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन टर्म है वो कितने होंगे, g1 से g6। तो क्या होगा, g71 g1 g2 g3 g4 g5 g6 एंड 1/81 आर इन जीपी। यही तो ज्योमेट्रिक मीन की खास बात है कि हाँ ज्योमेट्रिक मीन टर्म को अगर दो नंबर के बीच में पुट कर दे तो वो क्या बनाते थे, जीपी बनाते थे। तो अगर ये जीपी होंगे तो नो डाउट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस ए की वैल्यू 27 और नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, 6 ज्योमेट्रिक मीन टर्म 1 और 2, 8 टर्म हो जाएंगे, 8 टर्म हो जाएंगे। और 8th टर्म कौन सा होगा, यही तो है T8। क्या है T8, तो T8 इक्वल टू 1/81 और T8 का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर 8 - 1 इक्वल टू 1/81। ए की वैल्यू 27 पुट कर देंगे इंटू आर की वैल्यू 7 इक्वल टू 1/81, आर की पावर 7 इक्वल टू 1/81 इंटू 27। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/3 की पावर 7। क्या आएगा, आर की पावर 7 इक्वल टू 1/3 की पावर 7। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो 1/3, आर इक्वल टू 1/3। तो हमें जी इसका कॉमन रेशियो मिल गया, इस सीक्वेंस का कॉमन रेशियो मिल गया। अब निकालना क्या है बच्चों, जी1। जी1 कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म है ए आर। ए आर क्या होगा, ए की वैल्यू 27 और आर की वैल्यू 1/3। ये सॉल्व हो गया आएगा 9। फिर जी2 ए आर स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू 27 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1/3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3। जी3 ए आर क्यूब मीन्स 27 इंटू 1/3 क्यूब, ये सॉल्व होके 1 आएगा। जी4 इक्वल टू ए आर की पावर 4 मीन्स 27 इंटू 1/3 की पावर 4 इक्वल टू 1/3। जी5 क्या आएगा, ए आर की पावर 5 इक्वल टू 27 इंटू 1/3 की पावर 5 इक्वल टू 1/9। और लास्ट में जी6 क्या आएगा, जी6 ए आर की पावर 6 इक्वल टू 27 इंटू 1/3 की पावर 6 इक्वल टू 1/27। तो निकालना क्या था कि वो जी1 जी2 जी3 जी4 की वैल्यू निकालने थे, तो वो वैल्यू आ गई है। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ एक्चुअली जीपी का ही क्वेश्चन है कि उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तो कॉमन रेशियो निकाल के हम जी1 जी2 जी3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा होता कि जी1 जी2 जी3 नहीं निकालना है, उनका मल्टीप्लीकेशन क्या पूछा होता कि उन 6 ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट निकालो, तो तुम क्या करते, या तो पहले ये नंबर निकालते जी1 जी2 जी3 जी4 जी5 जी6, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन, इनको मल्टीप्लाई कर लेते तो आंसर आ जाता। लेकिन ऐसा कभी करते नहीं है, क्योंकि हमने एक फार्मूला बता रखा था कि ज्योमेट्रिक मीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उन दोनों टर्म के ज्योमेट्रिक मीन का पावर n। तो जी1 जी2 जी6 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, अंडर रूट ए बी, ए की वैल्यू 27 बी की वैल्यू 1/3
81 की पावर n, n की वैल्यू क्या था, कितने ज्योमेट्रिक मीन टर्म में 6, तो पावर हो जाएगा 6। ये बात करेंगे 27 3 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 रूट 3 की पावर 6, और रूट 3 की पावर 6 होता है 1/3 की पावर 3, मतलब आंसर क्या आएगा 1/27। उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 1/27। तो शायद प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें वो ज्योमेट्रिक मीन टर्म निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात याद रखना कि अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन टर्म के प्रोडक्ट निकालने हैं तो हमें ज्योमेट्रिक मीन टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके हम प्रोडक्ट उनको बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शायद तुम्हें समझेगा कि ज्योमेट्रिक मीन टर्म होते क्या हो, ज्योमेट्रिक मीन टर्म का प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है। ऐसे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द टू नंबर हुज सम, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब ये क्या दे रखा है, दो नंबर जिसका अर्थमेटिक मीन क्या है, जिसका एम मीन्स अर्थमेटिक मीन, एम मीन्स अर्थमेटिक मीन 25 है। तो अगर हम दो नंबर मान लें कि जो दो नंबर है वो कौन से नंबर है, ए और बी, कौन से नंबर है ए और बी, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन टर्म ऑफ ए एंड बी होता है ए प्लस बी बाई टू। क्या होता है ए प्लस बी बाई टू, और ये कितना दे रखा है 25, ये होता है अर्थमेटिक मीन, तो ए प्लस बी इक्वल टू 25, इक्वेशन 1 आ गया। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन अभी भी बताया था, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जी इक्वल टू रूट ए बी, तो रूट ए बी दे रखा है 20, तो ए बी इक्वल टू 400, ए बी इक्वल टू 400 ये दे रखा है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 25, ए बी इक्वल टू 400। तो बात करते हैं कि यहां से सॉल्व करते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 25 माइनस बी, और ए इक्वल टू 25 माइनस बी यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 400, 25 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400, क्वाड्रेटिक बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 25 बी प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर देखते हैं कि फैक्टर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 25 बी प्लस 400, हाँ सॉरी एक जगह प्रॉब्लम हो गई, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 25 हो गया 50, क्या होगा 50 50 50 50 50, कैलकुलेशन मिस्टेक, मेरा ध्यान थोड़ा हट गया। ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू ए इक्वल टू 50 माइनस बी, तो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन 50 50 50 और 50 50 बी। अब इसका फैक्टर सोचेंगे तो फैक्टर तुम्हें बहुत जल्दी क्लिक कर जाएगा, 40 बी माइनस 10 बी प्लस 400, तो b की वैल्यू क्या आएगी b माइनस 40 और b माइनस 10, तो यहां से b की दो वैल्यू आएगी, अगर ये ब्रैकेट जीरो करेंगे तो b इक्वल टू 40 और यहां से b इक्वल टू 10, तो जो नंबर आएंगे वो नंबर क्या होंगे b इक्वल टू 40, अगर केस 1 की बात करूं मैं, केस 1 b इक्वल टू 10 ले लिया, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 इक्वल टू 40, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। और अगर केस 2 की बात किया, अगर मैंने b की वैल्यू 40 ले ली तो a इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 10, 50 माइनस 40 इक्वल टू 10। तो ये a और b की वैल्यू क्या होगी, या तो a की वैल्यू 10 40 होगी, a की वैल्यू 10 b की वैल्यू 40, या फिर b की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 40। तो तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या दे रखा था, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा था, तो उससे तुमको वो नंबर बताने थे, नंबर बता ले गए, ठीक है अच्छी बात है। तो इस लेक्चर में मैंने बात किया कि ज्योमेट्रिक मीन टर्म और ऑड नंबर ऑफ टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म, और एक दो अच्छी प्रॉपर्टी के बारे में जीपी जो मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती है, कि हाँ प्रॉपर्टी यूज करके हम क्वेश्चन को बहुत जल्दी मतलब विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी, जीपी की प्रॉपर्टी के बारे में, कि हाँ जीपी की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चन को विद इन सेकेंड मतलब बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टी याद हो। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी को लेकर। ओके बाय, थैंक यू।